को दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर एक दो बातें शायद आमिर भाई थोड़ा बोलने से जल्दबाजी में शायद मिस हो गई। उसमें यह कि मुस्लिम ओबीसी समाज का जो डेटा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, उनको भी उसमें शेयर नहीं मिल रहा है। जो मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, जो आप देखेंगे रिपोर्ट के पेज नंबर 15 पर है, उसको आप देख लीजिए। और पेज नंबर 16 पर एक और बात जिसका जिक्र मैं करना ज़रूरी समझता हूं, वो ये है कि 1834 जो यूनिवर्सिटी टीचर्स काम कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें से सिर्फ 57 मुसलमान हैं, यानी 3.11। और जो 727 असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है, जिसमें से 149 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, उसमें से सिर्फ 4.6% मुसलमान हैं। तो ये दो तीन चीज़ें थी, आप ज़रूर, और हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को शौकत साहब और आसिम अख्तर साहब ने आपके व्हाट्सएप नंबर पर इस रिपोर्ट को भिजा दिया है। और जो हजरात को ये रिपोर्ट नहीं मिली, जो मोअज़्ज़िज़ हजरात आए हुए हैं, अगर आप अपना नंबर हमारे जिम्मेदारों को दे दें तो इंशाल्लाह वो रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर हम लोग रवाना कर देंगे। और फिर इसको AIMIM के वेबसाइट पर भी हम इस रिपोर्ट को डालेंगे। एक इंटरिम रिपोर्ट है और चैप्टर्स की रिपोर्ट इंशाल्लाह 30 जनवरी को आएगी। आखिर में मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि ये डेटा साफ तौर पर बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपीजमेंट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, जो हिंदी का वर्ड है, अगर मुझे माफ कर दिया, मैं गलत कर रहा हूं, तुष्टीकरण जो कहते हैं, वो नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और इसके जिम्मेदार सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये डेटा, ये रिपोर्ट निकालने का ये बुनियादी मकसद था कि एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकार को मालूम हो जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी, जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था। और हम ये डिमांड करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स ज़्यादा खोले जाएं, ताकि इनका जो ड्रॉप आउट रेट है एजुकेशन को आते आते, वो उसको कम से कम उसका आधा तो रहे। ये तो माने 4% क्या बताता है। बैंक ज़्यादा खोले जाएं मुस्लिम इलाकों में। तीसरे ये कि जो अगर उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, जो लोग बाहर जाते हैं, उसमें 51% मुसलमान सबसे ज़्यादा जाते हैं प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उनके लिए सरकार कोई स्कीम नहीं बनाती है। ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना ज़रूरी है। तो ये एक मकसद था इन 3-4 अहम चीज़ों को सामने लाने का। मैं बहुत सी बातें पॉलिटिकल कर सकता हूं, मगर जब हमारे जिम्मेदार स्कॉलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने डेटा के ज़रिए उन तमाम बातों को बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया। और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया, और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए, और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी, और वो इस बात का फैसला कर लें कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है, और कौन वोट कटवा भी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। मुझे इस पर और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए।
ख़ास तौर से हमारे मीडिया हजरात का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर करीब सवा घंटा यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे रहे। तो मेरी हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको कुछ सवाल करना है तो जाहिर है आप जो चाहे सवाल कर सकते, मगर मेरे लिए बाइज़ इज़्ज़त और फ़ख्र की बात होगी अगर आप इस रिपोर्ट पर भी कुछ सवाल कर लें। अगर आपको कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए। देखिए, ये हम MIM पार्टी कभी इलेक्शन मैनिफेस्टो आज तक नहीं निकाली। हमारा मानना यह है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी पॉलिटिकल पार्टी निकालती है वो जनता को धोखा देने के लिए निकालती है। काम के जरिए से हम काम करते आए हैं। मिसाल के तौर पर बीजेपी ने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 70 लाख, उनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िए। और असेंबली में 7 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ के एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर मौर्य साहब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पर उत्तर प्रदेश के 33,20,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पढ़े, हर पॉलिसी मेकर इसको पढ़े, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पढ़ें और वो फैसला कर लें कि क्या वाकई में मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, क्या वाकई मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। नहीं हुआ है अपलिफ्टमेंट, ना अपीजमेंट हुआ है। और मदरसा एजुकेशन के बारे में आपसे कह दूं कि पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया था, मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की मदरसा मॉडर्नाइजेशन की, उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, ना योगी सरकार उनको उनका शेयर दे रही है, 40-60 का जो शेयर है। माने पूरे मुल्क में 5 लाख से जायद मदरसा टीचर्स को 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। और झूठ पे झूठ बोलती है मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास विश्वास। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुख्तार नकवी साहब वादा करे कि मैं रिलीज करूंगा पैसों को, जो 2 साल की तनख्वाह के पैसे नहीं दिए, अब तक नहीं दिए गए। तो ये इनकी मिसाल है। सर, ये जो आपने डेटा अभी जारी किया है, जो जारी हो रहा है, हाँ, ये चुनावी मुद्दा होगा सर? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये तो कोई हवाई फायरिंग नहीं है ना, ये तो कोई झूठ नहीं है। और इसको ये हमारी रिक्वेस्ट पर इन तमाम स्कॉलर्स ने, जो वर्ल्ड रिनाउंड स्कॉलर्स हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कि मुझ जैसे हकीर की इस रिक्वेस्ट को कबूल किया। मकसद ये है कि जनता को मालूम हो, खास तौर से माइनॉरिटीज को मालूम हो कि कैसे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। सिर्फ डरा फुसला कर और उनको धोखा देकर इस्तेमाल किया जाए। यकीनन हम जब चुनाव होगा तो इन चीज़ों को सामने रखेंगे, क्योंकि अक्सर ये हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स MIM पार्टी के बारे में बोलते हैं कि ओवैसी जज्बाती तकरीर करता। अब ये जज्बात क्या है? फिर ये डेटा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है ये? इसका जवाब है कोई समाजवादी के पार्टी के पास, BSP के पास, BJP के पास? ये तो मैं अपने घर बैठकर नहीं बनाया हूं ना। ये सच्चाई उनको चीखे मार मार कर कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुआ है। ये आईना दिखाता है ये रिपोर्ट उन तमाम लोगों को। और ये बहुत सालों के बाद ये रिपोर्ट आई है जो स्टेट स्पेसिफिक है। सचर कमेटी, कुंडू कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, वो पूरे मुल्क के लिए थी। ये स्टेट स्पेसिफिक एक रिपोर्ट है। ये सर, चुनावों से पहले, ठीक पहले, हाँ, टाइमिंग पर भी सवाल उठेंगे कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या सकती थी 2 साल पहले? हाँ, बिल्कुल। टाइमिंग ही असल चीज है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स इज क्या है? पॉलिटिक्स जो है सही वक्त पे सही फैसला लेना है। तो ये सही वक्त है जब आप सब मिलकर, माने पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सबके सामने बुरा बनाकर मुसलमानों को पेश करते हैं। एक तरफ बीजेपी जो बोलते हैं ना, अंग्रेजी में डॉग विजुअल पॉलिटिक्स इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ ये जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं
वो इस तरह की बात मुसलमानों से करते तो भाई ये बताइए फिर आपने क्या किया। आप सबको मौका मिला ना सत्ता करने का उत्तर प्रदेश में, बीएसपी को मिला, कांग्रेस को मिला, सपा को मिला, बीजेपी को मिला। तो ये जो बदहाली है ये तो 5 साल पुरानी नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि 5 साल में हो, तो एक सिलसिलेवार है। 1999 से डेटा इसमें है, तो गिरते जा रहे हैं, हर चीज में गिरते जा रहे हैं। सर खुर्शीद अहमद ये भी भारत है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने डेटा जारी किया है, तेलंगाना में भी क्या मुसलमानों के हवाले से इस तरीके से डेटा? तेलंगाना के लिए एक मिनट सुनिए, पहला सर तेलंगाना के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट आप पढ़िए, उस रिपोर्ट को आप पढ़िए जिसके मेंबर आमिरुल्लाह खान साहब थे, उस रिपोर्ट के मेंबर वेंकट साहब भी थे, उस कमेटी के मेंबर शाबान साहब भी थे। उस रिपोर्ट को जरूर पढ़िए और उसमें से बहुत से चीजें इंप्लीमेंट हुई और बल्कि उस रिपोर्ट में एक स्पेसिफिक कई इलाके का जिक्र किया था, इसमें भोलकपुर मुशीराबाद का नाम का था। वहां पर जाकर इस कमेटी मेंबर्स ने कहा कि वहां सीवरेज लाइन नहीं है, वाटर लाइन नहीं है। आज आप जाकर देखिए, वहां पर हमारा MIM का कॉरपोरेटर है, उन्होंने वहां पर 10 करोड़ के सिर्फ सीवरेज लाइन डलाए और 10 करोड़ की वाटर लाइन डलाई। इस रिपोर्ट के आने के बाद हम सरकार के सामने बोले देखो ये रिपोर्ट है, तो फौरन तेलंगाना के CM KCR ने कहा कि यस असद भाई इसको करना है, क्योंकि वो इलाका हैदराबाद का सबसे गरीब स्लम था। आप लोग गए थे फिजिकली वहां पर, कमेटी के मेंबर्स। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से CM ने मथुरा के ऊपर स्टेटमेंट दिया, अब बनारस के घाटों पर एक पोस्टर लगा है जिसमें कहा गया है कि गैर हिंदू घाटों के पिकनिक स्पॉट न बनाए, इस पे क्या कहना है? तो इस पे बोलने की क्या जरूरत है? यही तो बीजेपी कर रही है, नफरत फैलाना चाहती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम तो नरेंद्र मोदी ले लिए, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बांसुरी नहीं बजाएंगे, नाम तो ले लिए, मगर ये क्या पोस्टर है फिर? ये सब सरकार कर रही है, नफरत फैलाना मुसलमानों के खिलाफ। अरे इस पर बात करिए ना, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए 5 साल में, बताइए। आप तो बोलते कि अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल बीजेपी कहती है ना, तो फिर ये क्या है बताइए, फिर आपने क्या 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 जस्टिस किया मुसलमानों के साथ? तो सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। तो मेरे भाई ये फिर क्या है? अगर नेशनल डेवलपमेंट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में 19% मुसलमानों की आबादी है और आप उनको क्या देते हैं भैया? 20 करोड़ रुपए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जबकि उत्तर प्रदेश में इतना स्किल्ड मुसलमान है आपके पास। आपने उनका ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? आपने ग्रेजुएशन में उनका हेल्प करने के लिए क्या किया? आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या किया? आपने कितने बैंक्स खोले, कितने ATM खोले? आप तो खोल रहे ही नहीं ना कुछ भी। आपको मालूम कि सर उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमानों के पास भी 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन नहीं है। 1.70 मुस्लिम्स हैव ओनली लेस देन 2 एकड़ जमीन नहीं है। अच्छा, 58% मुसलमानों के पास जमीन नहीं है। कहां गई जमीन फिर? क्यों नहीं देते फिर आप? यही मुद्दे हैं मुसलमानों के, ये असल मुद्दे हैं जस्टिस के, डेवलपमेंट के, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के। इसीलिए MIM पार्टी हिस्सेदारी की बात कर रही है। अब आप दूसरों को पूछना, पूछ लीजिए, दूसरों को पूछ लीजिए। तो रूट मैप तैयार कर लिया है आपने मुसलमानों के लिए यहाँ पे? कौन है सर? देखिए, ये रूट मैप नहीं है, ये एक अपलिफ्टमेंट और इनजस्टिस की रिपोर्ट है और उसको, इस इनजस्टिस को खत्म करने के लिए इन तमाम जो सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स पर जिम्मेदारों ने, स्कॉलर्स ने काम किया, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करना है और हम इसके ऊपर बात करेंगे, बोलेंगे। सर एक सवाल, पॉलिटिकल सवाल है जी। आपने गोलीबारी ऐप को लेकर अपनी कई सभाओं में बोला हुआ है। ऐसा ही एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें हिंदू प्रोस्टिट्यूट नाम की बातें कही जा रही है। हिंदू प्रोस्टिट्यूट, हाँ, बिल्कुल उसको बंद करना चाहिए और जो भी कर रहा है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। जो भी है उनको पकड़ना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। पंजाब में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के बड़ा इशू चल रहा है, कोई कह रहा है सुरक्षा में। कौन है भाई आप? मेरी लाइट। मैं शबाब हूं न्यूज़ 18 से। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के देखिए, मेरा बोलना यह है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है, नंबर 1। सेकेंडली, जो सोशल मीडिया पर सिखों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है सिक्योरिटी की ब्रीच के बाद,
कि तुमको 84 याद दिलाएंगे, वो स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। वो सरकार का मामला है ना, एसपीजी और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, मगर सिखों को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं इसमें आप? इसको भी कंडेम करता हूं मैं। वैसे जी एक सवाल ये, अभिषेक मिश्रा आज तक से आप मुसलमानों की भागीदारी की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट जो आप सामने रख रहे हैं, लेकिन यूपी के चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी? कि आप गठबंधन में जा रहे हैं, अकेले रहेंगे? फिलहाल स्थिति आपकी क्या है? नहीं, आप थोड़ा रुक जाइए अभिषेक भाई, आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे थोड़े दिनों में। गठबंधन कर रहे हैं, मान ले। नहीं, जो वक्त तय करेगा ना। चेहरे की मुस्कुराहट क्या रही है सर? अरे मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं, आपको मेरी मुस्कुराहट से भी फिक्र क्यों हो रही है? खुशी बता रहे हैं क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं हमेशा हर हाल में खुश रहता हूं, हर हाल में खुश रहता हूं, क्योंकि मेरा काम मेहनत करना है, बाकी का ऊपर वाले के हाथ में है। तो आप हिमायती हैं सर मुसलमानों के, और कई पार्टियां। नहीं, मैं सुनिए, मैं सिर्फ मुसलमानों का हिमायती नहीं हूं, मैं हर मजलूम, कमजोर, जो मजलूम है उसका हिमायती हूं। ये गैर जरूरी कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी और टोपी देकर ये कंक्लूजन मत आ जाइए। जी, आप पर ये आरोप बड़ा पुराना लगता है, जैसा कि जहां चुनाव को लेकर के लगता है। आप वहां पर गए, 5 सीटें आपने जीत ली और आरजेडी गठबंधन को हरा दिया। कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं और आपको फंडिंग भी इसके लिए अलग से की जाती है। बिल्कुल, आपके ही घर में तय हुआ ना। अभी तक आप 90% रख लिया, खाली 10% आप मुंह मिठाई दिए मुझे। आप ही के घर में हुआ था वो डील, क्यों भूल रहे हैं आप? कहाँ है 90%? लाके दीजिए, हमको भी जरूरत है अभी इलेक्शन में। अगर आप मुझे नहीं देना चाहते तो आसिम वखार को दे दीजिए, लखनऊ में रहते हैं, दे दीजिए। 2022 के चुनाव में लगभग सभी पार्टियों ने अपनी रैलियां निरस्त कर दी हैं, आगे आपका क्या है? देखिए, ये अगर प्रशासन इजाजत देता है तो हम करेंगे। आप ये देखिए कि सितंबर में यूनाइटेड किंगडम ने, अमेरिका ने सितंबर 2020 में इन्होंने बूस्टर शॉट का ऑर्डर दे दिया था, और इनको ये मालूम हो गया था कि थर्ड वेव या जो भी ओमाइक्रॉन हो, जो भी आएगा। हमारी सरकार कब ऑर्डर देती है भाई? बायोलॉजिकल ई को 1400 करोड़ हमने कब दिए, पूछिए कब दिया आपने? आपने दिसंबर में दिया, और 15 जनवरी के बाद ही, जिसको गवर्नमेंट बोल रही प्रिकॉशनरी शॉट बोल रही उसको, वो सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए होगा, हमारे हेल्थ वर्कर्स पे होगा, और जो 60 साल के ऊपर है। फिर देश की पूरी जनता क्या करेगी? यानी हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। जो गलती मोदी सरकार ने सेकेंड वेव में से पहले की थी, अब कर दी है गलतियों, वो सबक नहीं हासिल किए सेकेंड वेव के बाद। अब जितना भी जो बायोलॉजिकल ई का एक है, सीरम का एक वैक्सीन है, और आपके कोवैक्सीन का एक नेजल वैक्सीन है, और mRNA का पुणे का है, ये सब कब आएंगे पूछिए बीजेपी वालों से। कब जनता को लगेंगे पूछिए? प्रिकॉशनरी बोलिए, बूस्टर शॉट बोलिए, कब लगेंगे? अगर आप वो कर देते तो हम इस थर्ड वेव को थोड़ा बहुत रोक पाते। सर, उर्दू के हवाले से एक सवाल है कि यूएनआई न्यूज एजेंसी बड़ी है, उर्दू को नष्ट करती है, मरकजी हुकूमत बड़ा बजट देती थी, वो कम हो गया। उत्तर प्रदेश में नया दौर एक मैगजीन उर्दू का निकलता था, वो गुज़िश्ता 1.5 बरस से बंद है। उत्तर प्रदेश में कई उर्दू मीडियम स्कूल हैं जो बंद हो चुके हैं और उसमें टीचर्स नहीं है। आज जिस तरीके से कहा जाता है, मेरे भाई, आप ये देखिए, जो बंद हो रहे हैं ना, ये तो 5 साल से चल रहा है ना सिलसिला बंद होने का। तो आपको पूछना चाहिए सवाल अखिलेश यादव को, जिसके ख्वाब में श्री कृष्ण आकर कह दिए कि अब आप बन गए मुख्यमंत्री। इनसे पूछिए कि भाई आपके ख्वाब में ये स्कूल नहीं आते क्या? आपके ख्वाब में उर्दू की डेवलपमेंट नहीं आता है क्या? आपके ख्वाब में सिर्फ मुस्लिम वोट नजर आता है आपको, एक गुलाब जामुन की तरह के खा लो इसको और भूल जाओ। तो यही तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है। उर्दू तो मुसलमानों की जबान नहीं है ना, उर्दू तो भारत की तहजीब का, कॉम्पोजिट कल्चर का एक बुनियादी हिस्सा है। यही उर्दू थी जिसने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद आजादी की लड़ाई में। आपने इसको जोड़ दिया एक मजहब से, बिल्कुल गलत है, इसीलिए नाइंसाफी की जा रही।
और कुछ सवाल तो नहीं, चलते हैं सर फिर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। आप तमाम का जो आए हाजरीन का शुक्रिया बहुत।